आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। देखिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना। देखिए मैंने इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, ये हो गया आपका, ये स्विच हो गया ना, की हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए। अब बताइए, जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से ऐड करते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बताइए, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, इसको मैंने क्या किया है, एक बैटरी से ऐड कर दिया है। अब बैटरी क्या करेगा, इसके इंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाता है कि नहीं लगाता है? बैटरी क्या क्रिएट कर देगा, इस कंडक्टर के इंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और क्या हो गया, जिधर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसके अपोजिट क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे और पॉजिटिव से निगेटिव, इसमें क्या फ्लो होगा, एक करंट फ्लो होगा ना। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। देखिए, और मान लेते हैं इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। कितना है, वी है। ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है। क्या है, इसको दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या बताया था उन्होंने, कि एक सर्किट है, उस सर्किट में एक बैटरी होगा और बैटरी लगाएंगे उस सर्किट में, तो उस बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो इस वोल्टेज और ये करंट, कोई भी सर्किट है ना, आप उस वोल्टेज की वैल्यू देखिए और करंट की वैल्यू देखिए ना, वी और आई में रिलेशनशिप है। ओम्स लॉ, इसको जॉर्ज साइमन ओम दिए थे ना। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप है ना। कोई भी सर्किट हो जिसमें एक कंडक्टर हो, ठीक है ना, और क्या हो, एक बैटरी लगी हो उसमें। कोई भी एक सर्किट हो जिसमें एक कंडक्टर हो और एक बैटरी लगी हो ना, उस बैटरी का वोल्टेज क्या है, वी है। तो जब आप इस बैटरी को लगाएंगे तो इससे करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। उस करंट की वैल्यू कितनी है, आई है ना। मतलब वी वोल्ट की बैटरी लगाने से इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है ना। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि जो आपने जितने वोल्ट की बैटरी ली है वी, और जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, वी और आई में उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप, ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप between current flowing in a metallic conductor, and the current flowing in a metallic conductor। उस करंट को मैं क्या सपोज कर ले रहे हैं, आई। द करंट फ्लोइंग इन ए मेटालिक कंडक्टर आई, एंड द वोल्टेज applied across the ends of the conductor, उस वोल्टेज को क्या सपोज कर ले रहे हैं, V, ठीक है ना। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर आई ना। कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर मतलब वो मेटल है ना। क्या है वो, मेटल है ना, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, वो कोई भी मेटल हो सकता है। तो ओम्स लॉ क्या है, एक रिलेशनशिप है, किसमें द करंट फ्लोइंग इन ए मेटालिक कंडक्टर, मतलब आई जो करंट है, और द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये इतना ही वोल्टेज लगाया कि नहीं लगाया है ना। देखिए हम क्या किए हैं, यही वोल्टेज तो इसके इंड पे लगाया है कि नहीं लगाया ना। तो इस वोल्टेज और ये करंट के बीच का क्या है, ओम्स लॉ, एक रिलेशनशिप है। अब देखिए हम लिख रहे हैं, according to Ohm's law,
according to Ohm's law, the voltage applied across the, या आप ऐसे लिख सकते हैं, according to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage, applied across the ends of the conductor। ठीक है ना, ये क्या है, ये ओम्स लॉ है। मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना इसमें, इस सर्किट में, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। मतलब अब जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा ना। आई प्रोपोर्शनल है, लिखे है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ये जो करंट फ्लो होता है आई, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। ठीक है ना, यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं, देखिए यहां पे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो पहले समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ये ए है और ऐसे लिख दिए बी, और इसी ए को लिख दिए 1/b। इसको पढ़ेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। क्या पढ़ेंगे इस ऊपर वाले को, देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब बी को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ए भी बढ़ेगा ना। आप बी को बढ़ाएंगे ए बढ़ेगा, या ए को बढ़ाएंगे बी बढ़ेगा ना। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब देखिए, इसको पढ़ेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी ना। यहाँ पे 1/b लिख दिया ना। बी को बढ़ाएंगे तो आप ए क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, या ए को बढ़ाएंगे तो बी क्या होगा, घटेगा। एक वैल्यू को बढ़ाने पे दूसरा घटेगा, या एक वैल्यू को घटाने पे दूसरा बढ़ेगा ना। बी को आप कम करिए, बी की वैल्यू कम करिए तो ए क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए बी को वैल्यू 2 रखे तो ए आ गया 10 ना। इसको आप कम करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी को बढ़ाने पर ए भी बढ़ेगा, या ए को बढ़ाए तो बी बढ़ेगा, या हम ये कहें बी को घटाएंगे तो ए भी घटेगा ना। इसमें सेम होगा। उसी तरह लिखेंगे नहीं, ए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी बढ़ाने पर क्या होगा, आई बढ़ेगा। या हम ये कहें आई बढ़ाने पर वी बढ़ेगा। मतलब वोल्टेज आप बढ़ाते जाइए, बैटरी की पावर बढ़ाते जाइए तो करंट का पावर भी बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा ना। यही ओम्स लॉ है ना, कि वो करंट जो होता है वो वोल्टेज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्या होता है, बढ़ता है। या हम ये कहें करंट बढ़ रहा है मतलब वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यही ओम्स लॉ है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल किसका है ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक, किसका सिंबल है ये, प्रोपोर्शनल ना। और v लिखे हैं तो v हो जाएगा, और 1/v लिखेंगे तो इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स। ठीक है ना, कभी भी 1 के नीचे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ऐसे लिख देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्यों, v बढ़ाने पर I बढ़ रहा है, तो I बढ़ रहा है मतलब v भी तो बढ़ेगा। I बढ़ाने पर v भी तो बढ़ेगा। ठीक है ना, दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। I इज प्रोपोर्शनल टू v या v इज प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाइए, इसको इक्वल टू बदलिए, किसमें, इक्वल टू में। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं इस केस में, r। क्या बोलते हैं, r। ठीक है ना, और बगल में क्या है, I है। ठीक है ना, ये हो गया ओम्स लॉ, v इक्वल टू
आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आर आई, मतलब V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना? कहां से आया ये? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या हम ये लिखे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में जब भी बदलते हैं कहीं भी तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। ये ओम्स लॉ के केस में वो कौन सा कांस्टेंट आता है? आर। ये आर क्या है? ये जो कंडक्टर आप लिए हैं ना, ध्यान से देखिए, ये उसका रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, आपको पता है ना कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कंडक्टर चार्जेस को आसानी से फ्लो होने देता है, होने देता है कि नहीं होने देता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंडक्टर चार्ज को रोकता भी है। क्या करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं ना, कंडक्टर थोड़ा सा इनको रेजिस्ट भी करता है। कैसे करता है? कंडक्टर में एटम्स भी होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है ना? देखिए हम क्या बता रहे हैं, ये आर जो आया है, तो ये आर क्या होता है? इस आर को क्या बोलते हैं? ये जो कंडक्टर आप लिए हैं ना यहाँ पे, ये उसका रेजिस्टेंस है। ये जो एटम है ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है। अब सपोज करिए आपने जब जो ही इसको बैटरी से ऐड किया ना, बैटरी से जोड़ा, ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना? ये चाहेंगे मूव करना, लेकिन ये जो एटम है ना इस कंडक्टर का, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट भी करता है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों में? इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं किधर? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन एटम थोड़ा सा उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है ना, उनको फ्लो होने नहीं दे रहा है। इसी रुकावट को, इसी रेजिस्ट को, ये जो रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना? और वो कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है उसको गुड कंडक्टर आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होंगे ना, वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉनों को ना, तो जाहिर सी बात है करंट अच्छे से फ्लो होगा? नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन अच्छे से मोशन फ्लो होंगे इसमें, तभी तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो उसको क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। और जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं होंगे ना, ये जो कंडक्टर के जो एटम है वो उनको रेजिस्ट अगर करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, ये एटम इलेक्ट्रॉनों को रोकने की कोशिश अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होंगे उसमें ना, उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। ठीक है ना? ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर भी बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखते हैं ना, तो जब बाउंड करके रखते हैं तो आप बैटरी से जोड़ेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा ना। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो आई होप आपको समझ में आया है ना कि V इक्वल टू आई आर में V तो वोल्टेज है जो बैटरी आप लगाए हैं, I क्या है? वो करंट है जो इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, और R क्या है? जो ये कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है ना। हम बताए ना, हर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रोकता भी है ना, वो रेजिस्ट करता है ना कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो ना हो। ये कंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। कॉपर का सबसे गुड कंडक्टर आपको पता है ना, सिल्वर है। ठीक है ना? सबसे गुड कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाते हैं ना। उसका रेजिस्टेंस लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लो होगा ना, रेजिस्टेंस लो होगा ना, तभी वो क्या है? गुड कंडक्टर है। और उससे नीचे कौन आता है? कॉपर आता है ना। ये थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को, फिर भी ये क्या है? अच्छा कंडक्टर है कॉपर। तो ये जो आर आया है वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का ना। ये जो आपने लिया ये वायर, ठीक है ना, अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? देखिए, ये वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है ना। वायर का लेंथ क्या है, वायर की मोटाई क्या है ना, ये आर डिपेंड करता है। और आर किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। अब कॉपर का वायर लिए हैं या सिल्वर का वायर लिए हैं या गोल्ड का वायर लिए है ना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। और ये आर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ये आर भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना। तो आर डिपेंड करता है ना किन किन चीजों पे? 3 चीजों पे। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस, ये आर जो है वो किस पे से डिपेंड करता है? 3 चीजों पे। शेप एंड साइज ना, उस कंडक्टर का शेप और साइज क्या है, कितना मोटा है कितना पतला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल, ये किस चीज का बना है, सिल्वर है कि कॉपर है कि गोल्ड है, ठीक है ना, इस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर।
ठीक है ना। वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, ये तीन चीजों में रिलेशन है ओम्स लॉ, ठीक है ना। V क्या है आपका, ये वोल्टेज है, I क्या है जो इससे करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और R क्या है इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्जेस को थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। क्यों रुकते हैं चार्जेस, क्योंकि एटम है ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एटम से टकराएंगे भी तो थोड़ी सा रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, एटम उनको अट्रैक्ट भी तो करेगा, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी तो टकरा सकता है, बिल्कुल टकरा सकता है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब सब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोलिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब कोलिजन होगा तो वो रुकावट होगा कि नहीं होगा, वही रेजिस्टेंस है। क्या है, जब इलेक्ट्रॉन के पाथ में कोई भी रुकावट आ गई वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ये रुकावट बहुत अगर ज्यादा होगी तो वो प्लास्टिक में होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते हैं ना, तो वो बैड कंडक्टर है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आप लोग इतना नोट करिए, तब हम आगे समझा रहे हैं। अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अच्छा ये जो वोल्टेज है आपका, इसको यूनिट पता है ना, इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट वोल्ट, और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर एक वायर का, हर एक कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, उसको आप मीजर कैसे करेंगे। जैसे वोल्टेज को आप मीजर करते हैं वोल्ट में, करंट को मीजर करते हैं एम्पियर में, लेंथ को मीजर करते हैं मीटर में, उसी तरह रेजिस्टेंस को भी तो मीजर करेंगे। इसको हम लोग मीजर करते हैं ओम में, किसमें, OHM, ओम। इसको कैसे दिखाते हैं, ग्रीक लेटर, ये है ओम, क्या है ना, ऐसे दिखाते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, ओम से। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम है ना। अब इसी को हम लोग निकालेंगे ये कैसे होता है ना। अब देखिए तो V इक्वल टू आई आर है ना। अब देखिए V इक्वल टू आई आर, तो यहां से R निकाल लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना, इसको इधर लिख दीजिए, इसको उधर। अब यहां से R निकाल लीजिए, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, क्या हो जाएगा, V बाई आई। मतलब रेजिस्टेंस निकालना हो तो वोल्टेज को करंट से क्या कर देंगे, डिवाइड ना। ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है आपको ना, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे देगा, कह देगा उसको इतने वोल्ट की बैटरी से ऐड किया है ना, और कह देगा उससे इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, V को I से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा ना उस कंडक्टर का जो भी उसमें लगाया गया है। अब देखिए हमको इसका एसआई यूनिट निकालना है, तो इसका एसआई यूनिट ओम होता है। वो कैसे होता है देखिए, यहां पे लिख भी दीजिए पहले, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और कैसे दिखाते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, ये ग्रीक लेटर है ओम, ठीक है ना। अब देखिए सपोज करिए एक कंडक्टर है, एक सर्किट है ना, उस पे मैंने 1 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया उसको। उस सर्किट में कितना वोल्टेज है, 1 वोल्ट ना। वो जो बैटरी उसमें लगाए उस सर्किट में कितने वोल्ट की है, 1 वोल्ट। और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, V कितना दिया है, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो यहां पे लिख दीजिए, लिखिए यहां पर, इफ वोल्टेज को कितना ले ले, 1 वोल्ट, एंड करंट को कितना ले ले, I को 1 एम्पियर, कितना ले रहे हैं, 1 एम्पियर, देन, ठीक है ना। हमने कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 1 वोल्ट से, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस निकालिए तो जरा, R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, V बाई आई, और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। कितना आ गया ये, 1 बाई 1 कितना आएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। 1 वोल्ट पर एम्पियर, इसी को बोलते हैं 1 ओम। क्या बोला जाता है, 1 ओम, देख लीजिए, ठीक है ना। 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 बाई 1 होगा वोल्ट पर एम्पियर। इसी 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, 1 ओम। मतलब
अगर कोई वायर है, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसमें एक कंडक्टर लगा है, अगर उसको 1 वोल्ट की बैटरी से ऐड किए हैं और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये सब करंट आई ही जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां से आई, और यहां से भी क्या निकलेगा, आई ना। आई को मैंने कितना ले लिया है, 1 एम्पियर ना, मतलब 1 वोल्ट की बैटरी से ऐड किए हैं और 1 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, ठीक है ना। वो कंडक्टर जिसको अगर 1 वोल्ट की बैटरी से आप जोड़ेंगे और 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है ना, 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। तो समझ में आया ना, 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट 1 ओम की आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, तब हम लिख रहे हैं उसको डिफिनीशन उसका। देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। देखिए देखिए क्या आया था, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यही आया था ना। मतलब 1 वोल्ट की बैटरी से अगर ऐड करेंगे और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो कितना उसका रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम, ठीक है ना। तो 1 ओम की डिफिनीशन लिख लीजिए। 1 ओम की डिफिनीशन है ना, एग्जाम में पूछ सकता है 1 ओम की डिफिनीशन क्या होती है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, the resistance of a conductor is 1 ohm if the resistance of a conductor is 1 ohm if 1 ampere current is flowing, 1 ampere current is flowing through it, 1 ampere current flowing through it when connected to 1 volt, या लिख सकते हैं when potential difference across its ends is 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 वोल्ट इसके अक्रॉस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था उसके इंड पर। देखिए ये कंडक्टर है ना, इसके इंड पर ये वोल्टेज कितना हमने लिया था, वोल्टेज लिया था हमने 1 वोल्ट, और इससे ये करंट कितना फ्लो हो रहा था, I इक्वल टू 1 एम्पियर। देखिए 1 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया है इसको, कितने वोल्ट की बैटरी से, 1 वोल्ट की, तो इसके इंड पर देखिए यहां और यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करने लगेंगे, सब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मोशन करने लगेंगे, ठीक है ना, वही लिखे है ना। The resistance of a conductor is 1 ohm if 1 ampere current is flowing through it, ना, when potential difference across its ends is 1 volt, ठीक है ना। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो और 1 एम्पियर का करंट उससे फ्लो होगा तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। ये 1 ओम की क्या है, डिफिनीशन है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से वो चार्जेस को रेजिस्ट करता है, रोकता है कि नहीं रोकता है। तो उसको भी आप लिख सकते हैं यहां पे, रेजिस्टेंस is the
रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच it resist the flow of charge, it resist the flow of charges through it। ठीक है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्जेस को रोकने की कोशिश करता है ना। जितना वो रोकेगा, जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और जितना कम रोकेगा उतना कम रेजिस्टेंस। तो सिल्वर क्या होता है? सबसे गुड कंडक्टर होता है ना, चांदी, सिल्वर, वो चार्जेस को लगभग 9 के बराबर रोकता है ना, वो चार्जेस को नहीं रोकता है, इसीलिए वो क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर है ना। तो चार्जेस को रोकना ही क्या होता है? रेजिस्टेंस। और चार्जेस रुकते कैसे? हम बताया ना कि कंडक्टर के पास एटम भी होगा, वो एटम फ्री इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं तो करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है ना। जितनी आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? करंट होगा ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जब रुकेंगे तो वहां क्या क्रिएट होगा? रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब रुकेंगे तभी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, जिसकी वजह से हर मटेरियल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और उसी की वजह से वो चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता है ना। और किसको बोलेंगे गुड कंडक्टर? अगर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना, वो चार्जेस को रोकेगा नहीं, तो क्या होगा? गुड कंडक्टर। आप उसको भी लिख सकते हैं। इफ यहां पर लिख सकते हैं a material is a good conductor, a material is a good conductor of electricity, a material is a good conductor of electricity if it does not resist the flow of charges through it। मतलब लिखे ना इफ इट डज नॉट रेजिस्ट ना, वो अगर रोकेगा नहीं चार्जेस को तो क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो होने लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर किसको बोलेंगे? अगर वो रोकेगा तो, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पर ए मटेरियल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इंसुलेटर, ठीक है ना। ए मटेरियल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इट या लिख सकते हैं इफ इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। क्यों? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब वो चार्ज को बहुत ज्यादा रोक रहा है, तो क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ठीक है ना। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपको समझ में आया ना किसको गुड कंडक्टर बोलेंगे, किसको बैड कंडक्टर बोलेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है चार्ज को रोकने की, ठीक है ना। हर कंडक्टर के पास थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी होता ही है ना, वो चार्ज को रोकता है, उसी को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। कैसे निकालेंगे उसको? V = IR से, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट करिए पहले।
ठीक है ना। अब देखिए हम आपको इरेज कर रहे हैं ये, तो देखिए ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू आई आर, यहां से R क्या निकल गया था, V बाई आई, यही निकला था ना। इसी को बोलते हैं ना रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जो भी हम कंडक्टर लिए उसका रेजिस्टेंस। ये R एक कांस्टेंट था कि नहीं था, कहां से ये आया था, ये ऐसे आया था ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V, जब इसको इक्वल टू बदले थे तो ये R आया था कि नहीं आया था, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब R क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं, यही R जो है इसको क्या बोलते हैं, ये R जो आया था वहां पे क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना। प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने पर ये आया है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, जब भी प्रोपोर्शनल को आप इक्वल में बदलेंगे जो क्वांटिटी आएगी वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कहने का मतलब वो फिक्स होती है ना। अगर उस वायर का टेम्परेचर आप फिक्स रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं इसको क्या, कांस्टेंट। जैसे देखिए ये कंडक्टर है ना, आपने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये स्विच हो गया, यहां पर अमीटर लगा दिए करंट मेजर करने के लिए। देखिए सपोज करिए ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R, ये V हो गया वोल्टेज, ये करंट हो गया I, और इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया R। देखिए ये R कब बदलेगा ना, जब टेम्परेचर बदलेंगे इस वायर का ना, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 कर दीजिए, 35 कर दीजिए ना, 19 कर दीजिए, टेम्परेचर बदलने पे इसका R की वैल्यू बदल जाएगी। और क्या, इसके शेप और साइज को बदलिए, इसको मोटा कर दीजिए, पतला कर दीजिए, तब भी ये R क्या होगा, बदलेगा। और तीसरा कंडीशन क्या चीज, एक तो हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, कॉपर का है तो उसको सिल्वर से बदल दीजिए, तब भी तो R बदल जाएगा, ठीक है ना। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तीनों आप फिक्स रखेंगे तो ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना, इसको क्या बोलेंगे, अगर वो तीनों आप फिक्स रखेंगे ना, कॉपर का ही वायर रखिए, सेम लेंथ और ब्रीथ का रखिए, उसकी मोटाई सेम रखिए, लंबाई ना, उस वायर को बदलिए मत ना, उसके नेचर ऑफ मटेरियल को फिक्स रखिए, वो कॉपर का रखिए, उसके लेंथ को फिक्स रखिए, उसके टेम्परेचर को फिक्स रखिए, तो ये R क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा ना। V को बदलिए आप, I नोट करिए ना, वोल्टेज बढ़ाइए और I नोट करिए। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, सपोज करिए 1 वोल्ट की बैटरी से जब आप ऐड किए हैं तो कितना करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस केस में रेजिस्टेंस कितना आएगा बताइए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन करंट होती है कि नहीं होती है, वोल्टेज कितना है, 1 है कि नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, वोल्टेज अपॉन क्या होता है, करंट, वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, करंट कितना है, देखिए 1 एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा 1/1, और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम। जब 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस उसका कितना आ रहा है, 1 ओम। अब दूसरा केस जरा देखिएगा, अब हम वोल्टेज को क्या कर दे रहे हैं, 2 वोल्ट कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, और सपोज करिए जो करंट है वो इतना आ रहा है, करंट की वैल्यू आ रही है कितना, 2 एम्पियर, कितना आ रही है, 2 एम्पियर, वोल्टेज को 2 कर दिए तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। तब आप रेजिस्टेंस निकालिए, तो जरा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V/I। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V/I। वोल्टेज कितना आपने लिया है, 2 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है उससे, 2 एम्पियर, सॉरी यहां पर उसका यूनिट क्या होगा करंट का, एम्पियर, ठीक है ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब वोल्टेज, वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। ये दोनों केस आप जरा देखिए, जब 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं, 1 एम्पियर आया, तो R1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरे केस में 2 वोल्ट लिए हैं, 2 एम्पियर करंट है, इस केस में भी R1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब वोल्टेज और करंट बदल जा रहा है, लेकिन R की वैल्यू हमेशा 1 आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखेंगे, मटेरियल को फिक्स रखेंगे, ठीक है ना, तब वोल्टेज को बढ़ाते जाइए, करंट नोट करते जाइए, और R की वैल्यू भी नोट करते जाइए, R हमेशा सेम आएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ओम्स लॉ को आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, आर को रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल आपने लिया है, कंडक्टर जो भी लिया है ना, इसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तब आपको ओम्स लॉ समझ में आ रहा है। क्यों, आर कांस्टेंट है, वोल्टेज को बदलते जाइए, करंट नोट करते जाइए ना। वोल्टेज को 2 वोल्ट करेंगे तो करंट हो सकता है वो 2 एम्पियर आ जाए ना। ये ऐसा वैल्यू आएगा कि रेजिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है ना। वोल्टेज को आप बदलिए, करंट की वैल्यू मेजर करिए। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बदलता है कि नहीं बदलता है। आई किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के, बताया ना। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा ना, या वोल्टेज को बदलेंगे तो करंट भी बदलेगा। समझ में आया आपको। तो आप वोल्टेज को बढ़ाइए, करंट नोट करिए, तब आर की वैल्यू निकालिए। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर वोल्टेज को बढ़ाइए, करंट को नोट करिए, फिर आर निकालिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा ये कांस्टेंट आएगा ना एक गिवन वायर के लिए ना, गिवन कंडक्टर के लिए। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी लिख दे रहे हैं आप लोग। इसको नोट कर लीजिए, तब हम इसको लिख रहे हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इरेज करके। देखिए यहां पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, पहला किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के शेप और साइज पे। दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, फिर दूसरा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना। कंडक्टर का टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदल जाएगा। शेप और साइज बदलेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदल जाएगा। इस पे डिपेंड करता है। तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना। कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, कॉपर का है तो अगर सिल्वर में बदलेंगे तब भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। मटेरियल बदलेंगे तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए ये कंडक्टर 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और दो टर्म है जिसमें आप लोग डिफरेंस भी याद रखिएगा, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए कोई भी मटेरियल जो चार्जेस को रेजिस्ट करता है, रोकता है थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। क्या बोलते हैं, हम बताया ना। कोई भी कंडक्टर ये है, ये चार्जेस को रोकता है कि नहीं रोकता है ना। चार्ज माने इलेक्ट्रॉन, इसके एटम होते हैं कि नहीं होते हैं इसके बीच में, वो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ना। कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन को, कोई भी मटेरियल चार्जेस को रेजिस्ट करता है ना, थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है ना। तो इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। अगर वो चार्जेस को रोक रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, एक रेजिस्टर है सिंपली। तो जब ये चार्जेस को रोक रहा है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी, उसकी अगर वैल्यू होगी कितनी, 2 ओम 3 ओम ना, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, ये रोकने का एक्चुअली पावर है, कह सकते हैं नहीं। इस मान लीजिए कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ज्यादा पावरफुल रजिस्टर है कि नहीं, ज्यादा चार्जेस को रोक रहा है। तो रजिस्टर किसको बोलेंगे, इस मटेरियल को बोलेंगे ना, जो चार्जेस को रोक रहा है। और रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, ये उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, कितना वो चार्जेस को रोक रहा है ना, ये वैल्यू होगी ना। तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस है। अगर वो चार्जेस को रोक रहा है वो कंडक्टर, तो वो एक रेजिस्टर है। क्या है, रेजिस्टर है। अब अलग अलग रेजिस्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। किसी का 1 ओम, किसी का 3 ओम, किसी का 4 ओम। तो वो जो 1 ओम 3 ओम 4 ओम है, वो उसका रेजिस्टेंस है। समझ में आया आपको ना। अगर वो चार्जेस को रोक रहा है तो वो रेजिस्टर है, ठीक है ना।
तो अगर वो रेजिस्टर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, ठीक है ना। तो वो वैल्यू रेजिस्टेंस होगी ना, 1 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है ना। और उस मटेरियल को क्या बोलेंगे कि वो एक क्या है, रेजिस्टर है। इन दोनों में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो आज का क्लास खत्म हुआ ना, ये था पूरा ऑल अबाउट ओम्स लॉ के बारे में ये था, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला भी बता दिया ना, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ना। अब हम लोग आप इसके आगे अब अगली क्लास में पढ़ेंगे।